जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। मैं विनय आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा साहेब की चैनल एरोमा थेरेपी बाय बाबा साहेब या बाबा साहेब एरोमा थेरेपी। इस वीडियो में हम इत्र की खोज के बारे में जानकारी लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जब तक हमें इत्र के बारे में नहीं मालूम होगा, उन तेलों के बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक सुगंध चिकित्सा किस तरीके से होती है, क्या है सुगंध चिकित्सा, इसकी जानकारी नहीं होगी। संस्कृत भाषा के साहित्य में भी कॉस्मेटिक और परफ्यूम के बारे में काफ़ी जिक्र आता है। इत्र का जिक्र मुख्य रूप से वरामिहिर 505 AD 505 AD से 586 AD के द्वारा 6ठी शताब्दी में लिखे गए संस्कृत भाषा के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले ग्रंथ वृहद संहिता में मिलता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, इत्र का जिक्र वरामिहिर जो कि 505 AD से 586 AD के बीच में रहे के द्वारा 6ठी शताब्दी में लिखे गए संस्कृत भाषा के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले ग्रंथ वृहद संहिता में मिलता है। उस दौर में कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम का इस्तेमाल मुख्य रूप से पूजा, बिक्री और काम क्रीड़ा में आनंद के लिए किया जाता था। वृहद संहिता में एक पूरा चैप्टर परफ्यूम को समर्पित है, मतलब पूरा एक पार्ट है जो कि किसके ऊपर? केवल परफ्यूम के ऊपर, इत्र के ऊपर, सुगंध के ऊपर समर्पित है। इस पाठ का नाम गंध युक्ति, इस चैप्टर का नाम गंध युक्ति रखा गया है, जिसमें परफ्यूम बनाने की विधि और सामग्री का विस्तार से वर्णन किया गया है। गंध युक्ति में 8 सामग्री से परफ्यूम बनाने का उल्लेख है, या गंध युक्ति में 8 सामग्री से इत्र बनाने का उल्लेख है। इन सामग्रियों में रौद्र, उसीरा, बिकनोनिया, अगुरु, मुस्ता, वन, प्रियंगु और पथ्य का नाम शामिल है। गंध युक्ति में मुखवास, मतलब जो अपन खाने के बाद सौंफ और ये खाते हैं उसको मुखवास बोलते हैं। तो गंध युक्ति में मुखवास, बाथ पाउडर, मतलब जो अपन बाथ सोप या बाथ पाउडर यूज़ करते हैं उसमें, अगरबत्ती और टैल्कम पाउडर के लिए भी खुशबू बनाने की विधि का जिक्र मिलता है। मतलब 505 AD के अंदर भी ये सब चीज़ें, टैल्कम पाउडर और इन सब के बारे जिक्र किया गया था। अब जो विधि है, जिससे कि पुरानी विधि है जिससे कि इत्र बनाया जाता है, तो भारत में इत्र बनाने की पारंपरिक हजारों साल पुरानी विधियां हैं और प्राचीन काल में हमारे यहाँ परंपरागत रूप से इत्र बनाया जाता था। इत्र की अगर सबसे नई और पॉपुलर खोज कही जाए तो वह गुलाब जल है, जिसका आविष्कार मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने किया था। तो यहाँ मैंने इसलिए नूरजहां का फोटो भी लगाया जिससे आपको उस चीज़ का आइडिया हो। आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन यूनिट के जरिए इत्र बनाने की प्रक्रिया का जिक्र आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में मिलता है। तो डिस्टिलेशन कैसे होता है, किस तरीके से डिस्टिलेशन होता है, ये भी हम डिटेल में लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी अपन केवल जो आसवन विधि है उसका जिक्र जो है वो चरक संहिता में भी मिलता है। वहीं उत्तर भारत में 7वीं सदी में लिखे गए ग्रंथ हर्षचरित में भी अगर की लकड़ी से बने खुशबूदार तेल के उपयोग का जिक्र मिलता है, या ऊद की लकड़ी से बने खुशबूदार इत्र का उपयोग होता था, उसका जिक्र मिलता है। प्राचीन भारत में इत्र बनाने के लिए खुशबूदार फलों और पौधों को पानी या तेल में डुबोकर रखा जाता था। इससे धीरे धीरे पौधे अपनी खुशबू पानी या तेल में छोड़ देते थे। बाद में पौधे या फूलों को इत्र से निकाल दिया जाता था। इन इत्रों को
राजघराने के लोगों या महत्वपूर्ण लोगों के इस्तेमाल के लिए बोतलों में, मतलब जो इत्रदानी बोलते हैं, उसके अंदर रखकर इस्तेमाल के लिए उनको दिया जाता था। कुछ मशहूर हस्तियां हैं जिनके इत्र लगाने के भी काफ़ी उल्लेख हैं। आधुनिक भारत में इत्र के सबसे बड़े शौकीन में मुगल बादशाहों का नाम आता है। हैदराबाद के निज़ामी को जास्मिन या चमेली का इत्र बहुत पसंद था। इत्र की खुशबू के दीवाने सिर्फ राजे रजवाड़े ही नहीं बल्कि शायर भी हुआ करते थे और आज भी हैं। इत्र के इर्द गिर्द कई रूहानी कहानियां भी लिखी गई हैं। इत्र के कदरदानों में एक बड़ा नाम महान शायर चाचा गालिब का भी आता है। जब गालिब जाड़े के मौसम में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने अपने हाथों और चेहरे पर हीना या मेहंदी का इत्र लगाया हुआ था। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि गालिब ने भी इत्र का उपयोग किया था। आयन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर जो रोज़ इत्र का इस्तेमाल करता था वह सोने व चांदी के बर्तनों में अगरबत्ती भी जलवाया करता था। किसी भी मुगल राजकुमारी को स्नान खुशबू और इत्र के बिना पूरा नहीं होता था। आपने और सुना होगा कि आज के समय में जो एरोमा थेरेपी है इसके अंदर भी अगरबत्ती और गूगल का उपयोग किया जाता है और जो सुगंधित सामग्रियां हैं उनका उपयोग हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। सामग्री होती है या कपूर, ये सब खुशबूदार वस्तुएं हैं जो कि हवन में यूज़ की जाती हैं, हवन में उनका उपयोग किया जाता है। मुगल रानियां और राजकुमारियों को असम में तैयार किया गया ऊद का इत्र दिया जाता था और उसका भरपूर उपयोग होता था। तो ये सब इत्र के बारे में हमने किस तरीके से बनता था, क्या उसकी प्रक्रिया थी, क्या आसवन का प्रोसेस, डिस्टिलेशन का प्रोसेस था, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया। तो आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो दिया हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर आपने देखा, उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं और उनके आपके प्रश्न जितने भी हैं वो आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड हों, पत्रिका से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड हों, या आपको ये मालूम है कि आपकी कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, उनके बारे में आप इत्र की जानकारी चाहते हैं तो वो सब आप मेल कीजिए, हम आप उसका को जवाब देंगे शीघ्रातिशीघ्र और उससे आप आपके जीवन को सुव्यवस्थित, सुनियोजित चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना विशेष ख्याल रखिए। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहब।